हेलो दोस्तों, हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। ओके, तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षापीठ एकेडमी में। ओके, जिसमें अलग अलग नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तो इसमें से एक वीडियो जो आपके लिए है वो यहाँ पे मैं जो 10th स्टैंडर्ड में या फिर 9th 10th कोई भी स्टैंडर्ड ले लो, खास करके मैं पर्टिकुलरली 10th स्टैंडर्ड के लिए वीडियो है कि जिसमें आपको ग्रामर में या फिर कहे तो हम हमारे लिटरेचर में हमको बहुत ज्यादा जो है वो एक कंफ्यूजन रहता है। वो कंफ्यूजन को, उस प्रॉब्लम को आज एकदम जो है वो अच्छे से आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। आपके सामने आपका जो प्रॉब्लम है उसको एकदम जड़ से खत्म करने वाले हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफली हम जब यहाँ पे तैयारी करने के लिए बैठते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बैठते हैं, तो उस प्रिपरेशन में हमारे लिए जो सबसे ज्यादा मुश्किल या फिर कहे तो सबसे ज्यादा जो है वो बोरिंग एक टॉपिक जो आता हो तो वो होता है फिगर्स ऑफ स्पीच। कौन सा होता है? फिगर्स ऑफ स्पीच, शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं एफएस। तो उस फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, बट देखो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, बहुत बढ़िया बात है, बट उसको और ज्यादा इजी कैसे बनाए, और ज्यादा अच्छा कैसे बनाए कि जैसे आप अच्छे से समझ पाओ। ओके, उसके लिए हम जो है वो ट्राई करते रहते हैं। तो आपके लिए जो है वो यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट बन के आ सके। ओके, तो आपके भी कुछ फर्ज बनता है ना, क्या करने का? चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, वीडियो को लाइक करो ना करो आपके ऊपर है। ओके, लास्ट में वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। ओके, और उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। और कुछ भी न्यू जानकारी या फिर कुछ भी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, आपको कोई टॉपिक समझना है तो फटाफट से आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। तो ये सारी की सारी बातें हो गई। सब्सक्राइब करके हम जो है वो हमारे वीडियो का श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले शिक्षापीठ में आपका स्वागत है। ओके, तो शिक्षापीठ में यहाँ पे जब आप जुड़ ही गए हो तो अब आपको उसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जिसमें से मैं आपके लिए लाया हूं ये सारे के सारे फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो पोएम वाइज करके। ओके, आपकी डिफरेंट डिफरेंट पोएम्स है और उन पोएम्स में आपको कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच पे ध्यान देना है, ओके, वो मैं यहाँ पे आपके लिए एकदम समन करके लाया हूं, या फिर कहे तो बहुत ज्यादा जो है वो आपके लिए एकदम ही जो है वो कंक्लूड करके ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लाया हूं, जिसमें आपको एकदम शॉर्ट में एकदम आराम से जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही फिगर्स ऑफ स्पीच पे ध्यान देना पड़ेगा, पर्टिकुलरली कि जो आपकी पोएम से रिलेटेड है। कोई भी पोएम के लिए सारी की सारी जो हम पढ़ने के लिए बैठते थे वो करेंगे नहीं। ओके, और अगर आप बोलोगे कमेंट में करो, अगर सारे की सारे फिगर्स ऑफ स्पीच को अच्छे से डिटेल में समझना है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट में लिखना होगा फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके, या फिर लिखो डिटेल वीडियो, मतलब आपको मिल जाएगा। ओके, आपके लिए हम बहुत कुछ करते रहेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं, पोएम वाइज फिगर्स ऑफ स्पीच को समझने वाले हैं। कैसे समझने वाले हैं? पोएम वाइज। ओके, तो सबसे पहली जो आपकी पोएम है कौन सी? डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। ये वीडियो में दो फिगर्स ऑफ स्पीच कवर करने वाले हैं। कितनी? दो। कौन कौन सी दो है? पहली है डस्ट ऑफ स्नो एंड सेकेंड इज फायर एंड आइस। ओके, तो यहां पे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही दोनों लिखे, उसमें से पहले डस्ट ऑफ स्नो। ओके, अब डस्ट ऑफ स्नो में क्या आता है? हम सबको पता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो आते हैं, हेमलॉक ट्री होता है, क्रो होता है। ओके, और हेमलॉक ट्री के नीचे जैसे बैठते उनका मूड बहुत ज्यादा खराब होता है, हेमलॉक ट्री के नीचे बैठता है तो क्रो आता है, वो ब्रांच जो है वो उसको शुक करता है, मतलब कि शेक करता है, और उसके साथ साथ उस पे से डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, और जैसे वो गिरती है तो पोएम का मूड जो है वो अच्छा हो जाता है, जिसमें से हमको रॉबर्ट फ्रॉस्ट मैसेज देना चाहते हैं कि एक छोटा सा चार्म जो है वो हमारी लाइफ में या फिर हमारे पूरे के पूरे दिन में ऐसा आ जाए कि जो हमारी बहुत बुरी मेमोरी को अच्छी मेमोरीज में बदल सकता है। और उसके साथ साथ दूसरी बात रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि जिसको हम नेगेटिव मानते हैं वो चीज भी कभी कभी हमारे लिए पॉजिटिव साबित हो सकती है। ओके, मतलब कि यहाँ पे सुपरस्टिशन को भी कवर किया गया है, और ऐसी कोई जो है वो छोटी छोटी मूवमेंट, छोटी छोटी एक्टिविटीज या फिर कहेंगे तो छोटे छोटे हमारे लाइफ के पल कि जो हमारी लाइफ को एक बहुत अच्छी बना सकते हैं, बहुत खुशहाल बना सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ओके, तो उसकी फिगर्स ऑफ स्पीच क्या क्या ध्यान रखोगे तो वो सबसे पहले ध्यान रखते हैं। तो देखो, फिगर्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला तो यहाँ पे आएगा सिंबोलिज्म। क्या आएगा? सिंबोलिज्म। फिगर्स ऑफ स्पीच में डस्ट ऑफ स्नो की फिगर्स ऑफ स्पीच अगर आप देखो, जिसको शॉर्ट में हम एफओएस बोल सकते हैं, तो डस्ट ऑफ स्नो की सारे एफओएस पे नजर डालो, उसमें से सिंबोलिज्म जो है वो सबसे पहले आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो आपको अलग अलग चीजों के सिंबोलिज्म होता क्या है कि आपको कोई नेचर की चीज का सिंबल, कोई उसके नेम या फिर जो है वो कोई वर्ड, नेचर की कोई चीज आपको यहाँ पे दिखाई गई होती है, कुछ उसके पीछे कुछ मैसेज छुपा हो उसको देने के लिए।
ओके उसको सिंबोलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंबोलिज्म। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम किसी को ब्रेव कहना चाहते हैं तो हम उसके बदले में शेर यूज कर देंगे। ओके यू आर अ लायन, तो ब्रेव हो जाएगा ना। ब्रेवरी का सिंबल क्या होता है? लायन। ओके तो ऐसे यहाँ पे जो है वो सिंबल्स यूज हुए होते हैं। ओके ये तो कॉमन था, बहुत नॉर्मल था। ओके बट ऐसे यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अच्छे से सिंबल्स यूज किए। कौन कौन से सिंबल? पहली है सिंबोलिज्म। कौन कौन से सिंबल्स यूज किए हैं? तो पहला है क्रो, हेमलॉक ट्री और स्नो। कौन कौन से तीन है? क्रो, हेमलॉक ट्री एंड स्नो। ओके क्रो और हेमलॉक ट्री वो दोनों सिंबल्स है नेगेटिविटी के। किसके सिंबल्स है? नेगेटिविटी के। ओके क्रो इज द सिंबल ऑफ नेगेटिविटी, हेमलॉक ट्री इज द सिंबल ऑफ बिटरनेस, मतलब वो भी नेगेटिविटी। हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री आता है। कैसा आता है? पॉइजनस ट्री। क्रो तो हमको पता है। और उसके साथ साथ तीसरा जो है वो यहाँ पे किया है डस्ट ऑफ स्नो। वो स्नो जो है वो सिंबल है एक जो कहते हैं ना हम चार्मिंग पॉइंट। ओके या फिर ऐसी जो है वो स्पार्कलिंग मूवमेंट, एक हैप्पीनेस कि जो हमारे अंदर आ गए, एक ऐसा मूवमेंट कोई घट गया पूरे दिन में तो वो हमारे दिन को पूरा चेंज कर देता है। तो यहाँ पे ये जो है वो मूवमेंट हमको स्नो के द्वारा दिखाया गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमको स्नो के थ्रू दिखाया है। ओके तो ये हो गया सिंबोलिज्म। क्या हो गया? सिंबोलिज्म। ओके पहले है बहुत इजी है, सिंबोलिज्म अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके कोई भी फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में नहीं आती है, आप उसको सीखना चाहते हो पर्सनल या फिर इंडिविजुअली, ओके या फिर जो है वो हमारे थ्रू कि आप कोई भी बोलो कि ये फिगर ऑफ स्पीच मेरे को इंडिविजुअल समझो, तो मैं उसका भी वीडियो आपके लिए बनाने की ट्राई करूंगा। ओके क्या करना पड़ेगा? कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट तब करोगे जब चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा होगा ना, तो करना पड़ेगा, कर देने का, सब्सक्राइब, कंजूस नहीं बनने का। ओके तो चलो फटाफट से यहाँ पे, तो ये हो गया सिंबोलिज्म। सेकंड आती है मेटाफर। कौन सी आती है? मेटाफर। ओके मेटाफर भी डस्ट ऑफ स्नो में आपको ध्यान रखना है। ओके डस्ट ऑफ स्नो में मेटाफर ध्यान रखना है। तो मेटाफर क्या होता है? तो पहले समझना पड़ेगा कि मेटाफर जो है उसका यूज होता है कंपैरिजन के लिए। किसके लिए? कंपैरिजन के लिए। अब मान लो कि मैं जो है वो किसी चीज की आइडेंटिटी है, या फिर मैं आपको कहूं कि कोई भी एनिमल है या फिर कोई भी जो है वो थिंग है, ओके उसकी कोई स्पेशलिटी है, वो मैं कोई इंसान को देना चाहता हूं या फिर मैं किसी दूसरी चीज को देना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे मेरी जो ऑब्जेक्ट है जिसके लिए मैं यूज करना चाहता हूं वर्ड, उसको कोई दूसरी चीज के साथ कंपेयर कर दूंगा। ओके फॉर एग्जांपल देखो वो लाइन वाले अगर कैरी फॉरवर्ड करें तो इसमें भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलूं कि महाराणा प्रताप इज द लायन ऑफ द इंडिया, तो क्या बोला मैं? महाराणा प्रताप भारत के शेर है। ओके ये बोला तो मैंने महाराणा प्रताप को शेर के साथ कंपेयर किया कि नहीं? उनका टाइटल दिया। अब देखो मेटाफर और सिमिली, सिमिली जो है वो आपको पता होगा, 9th में हम पढ़े थे या फिर 9th में आती थी। तो सिमिली जो है उसका भी यूज होता है कंपैरिजन के लिए। किसका यूज होता है? कंपैरिजन के लिए, सिमिली और मेटाफर का। बट सिमिली में क्या होता है? एज और लाइक से कंपैरिजन होता है, जिसका मतलब होता है तुम इसके जैसे हो। क्या होता है? महाराणा प्रताप, मैं ऐसा बोलूं कि महाराणा प्रताप इज लाइक अ लायन, ओके या फिर महाराणा प्रताप इज द ब्रेव वॉरियर लाइक लायन, तो यहाँ पे क्या होगा? शेर जैसे बहादुर योद्धा थे। ओके बट मेटाफर में क्या होता है? हम डायरेक्ट उनको टाइटल देते हैं। क्या देते हैं? टाइटल। ओके कि महाराणा प्रताप इज द लायन ऑफ इंडिया, मतलब कि वो भारत के शेर थे, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट उसको टाइटल दिया। क्या दिया? टाइटल। ओके तो ऐसे जब विदाउट एज और लाइक यहाँ पे कोई चीज जो है वो आपको कंपेयर की गई हो या फिर कोई चीज के साथ कोई ऑब्जेक्ट को जोड़ा गया हो, तो उसको बोलते हैं मेटाफर। क्या बोलते हैं? मेटाफर। तो यहां मेटाफर कहां आया है? तो कुछ नहीं, मुंझाने का नहीं, टेंशन नहीं लेगा। देखो नाम में ही मेटाफर है, डस्ट ऑफ स्नो पोएम है ना, तो ये डस्ट जो है ना वो मेटाफर है। ओके कैसे? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा उन्होंने? डस्ट ऑफ स्नो। ओके मतलब वो बोलना चाहते हैं स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स, ओके जो एकदम धूल जैसे है। कैसे है? धूल जैसे। धूल को हम डस्ट बोलते हैं, स्नो के पार्टिकल को डस्ट बोला जाता नहीं है। बट यहाँ पे उन्होंने बोला डस्ट ऑफ स्नो, मतलब कि डस्ट यूज किया, मतलब वो बोलना चाहते हैं बहुत स्मॉल पार्टिकल्स। ओके इससे वो कहना चाहते हैं स्नो का पूरा स्नोमैन यहाँ पे नहीं गिरा था, ओके वरना वो मूड खराब होने से अच्छा होने से उसके बदले में जो है वो कुछ बुरा ही हो जाता। ओके ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब क्रो बैठा ब्रांच पे तो उसने ब्रांच शेक की और उसमें से स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरे। ओके तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को दिखाने के लिए उन्होंने डायरेक्ट उनको धूल या फिर धूल के जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट, उससे कंपेयर कर दिया विदाउट एज और लाइक। ओके विदाउट एज और लाइक, तो यहाँ पे वो बन गया मेटाफर। क्या बन गया? मेटाफर। वरना वो बोल सकते हैं ना नॉर्मली कि पार्टिकल ऑफ स्नो या फिर स्नो पार्टिकल्स, तो हो जाता। बट यहाँ पे क्या बोला? डस्ट ऑफ स्नो, मतलब कि डस्ट के साथ स्नो के पार्टिकल्स को कंपेयर किया, तो क्या हो गया? मेटाफर हो गया। उसके बाद तीसरी आती है एलिट्रेशन। क्या है?
एलिट्रेशन एकदम इजी से फिगर्स ऑफ स्पीच है। ओके, एलिट्रेशन में मोस्ट ऑफली क्या होता है कि आपके सेंटेंस में 2-3 बार जो वर्ड्स होते हैं ना, उन वर्ड्स के पहले पहले वर्ड्स, पहले पहले अल्फाबेट्स, पहले पहले लेटर्स, ओके, स्टार्टिंग के सेंटेंस में कितने सारे वर्ड्स होते हैं, तो उन वर्ड्स के स्टार्टिंग के पहले पहले अल्फाबेट जो है वो कॉन्सोनेंट हो। कैसे हो? कॉन्सोनेंट, और सेम साउंड करते हो। कैसे? सेम कॉन्सोनेंट हो, ओके, और उससे स्टार्ट हो रहे हो, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। मतलब क्या कि एक जो है वो सेंटेंस में 2-3 बार एक ना एक अल्फाबेट से शुरू होते हुए वर्ड रिपीट हुए हो। ओके, नहीं समझ आया तो हमारे पास जो है वो बेस्ट एग्जांपल है उसके, हमारे टंग ट्विस्टर्स। सारे के सारे टंग ट्विस्टर्स जो है ना वो एलिट्रेशन में आते हैं। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में अरे चटनी चटाई, तो ये जो है वो भी क्या है, सब में सी 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 या फिर च च च रिपीट हुआ है, मतलब कि एलिट्रेशन है। ओके, ये खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों से खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, तो ये भी एलिट्रेशन, ख ख ख का रिपीटेशन है। ऐसे इंग्लिश में भी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन आपको वर्ड्स में देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं एलिट्रेशन। क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। देखो यहां देखने को मिलेगा, ओके, सेव्ड सम, मतलब कि वो बोलते हैं ना कि इट सेव्ड माय सम पार्ट ऑफ माय डे, ऐसा कुछ। ओके, तो सेव्ड सम, एस एस रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, पहला पहला अल्फाबेट। यहां पे देखो दूसरी बार, हैज गिवन माय हार्ट, तो हैज का एच रिपीट हुआ, और उसके साथ साथ हार्ट जो है वो उसका भी एच, तो एच एच रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? यस। तो यहां पे क्या हो गया? एलिट्रेशन। क्या हो गया? एलिट्रेशन। पता चला? तो दिस इज द एलिट्रेशन, ये भी इसमें यूज हुआ है। उसके अलावा जो है वो यहाँ पे है इमेजरी। इमेजरी का मतलब होता है कि पोएट आपको पूरी की पूरी कोई चीज का, कोई इंसिडेंस का, कोई घटना का ऐसे डिस्क्रिप्शन देता है विथ वर्ड्स, ओके, उनके वर्ड्स के द्वारा, कि हमारे दिमाग में पूरी की पूरी उसकी इमेजिनेशन या पूरी की पूरी उसकी इमेज जो है वो क्रिएट होती है। ऐसा जहां पे डिस्क्रिप्शन दिया हो पोएट ने कोई चीज का, तो वहां पे पोएट ने अपनी इमेजरी या फिर अपनी इमेजरी की फिगर्स ऑफ स्पीच यूज की है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो यहां पे जो है हमारी पूरी की पूरी पोएम इमेजिनेशन है, पूरी की पूरी पोएम। देखो आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड खराब है, हेमलॉक ट्री है, आते हैं उसके नीचे बैठते हैं, क्रो आता है, ओके, ब्रांच को शेक करता है, डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुश हो जाते हैं, सब कुछ हमारे दिमाग में क्रिएट होता है कि नहीं होता है? इसलिए तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इतने बड़े पोएट है, वरना तो हमारे जैसे हार्दिक सर जैसे पढ़ा नहीं होते हैं। ओके, नहीं बने। तो यहां पे जो है वो इसलिए इमेजरी है। क्या है? इमेजरी की पूरी पूरी जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन, एक जो है वो इमेज क्रिएट करती है, एक पूरा पूरा पिक्चर हमारे दिमाग में क्रिएट होता है। ओके, जिसके लिए यहाँ पे इमेजरी मेन, या फिर हम कहें ना कि दिस इज द एसेंस ऑफ द पोएम, इमेजरी। पूरी की पूरी पोएम इमेजिनेशन है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी पोएम में इमेजरी भी यूज हुई है। ओके, ये भी है। उसके अलावा याद रखना है क्या है? आयरनी। ओके, अब आयरनी का मतलब होता है कि कोई भी चीज की वास्तविकता, हकीकत, रियलिटी, वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, ओके, वो हमको एक्सेप्ट करनी पड़े, ऐसी रियलिटी जब दिखानी हो सोसाइटी की, कोई इंसान की, या फिर जो है वो नेचर की, या फिर कुदरत की, कुछ भी, या फिर टाइम की, ओके, तो ऐसी उसको आयरनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयरनी। ओके, तो ये सब जो है फॉर एग्जांपल जो है हम बोलते हैं कि टाइम इज वेटिंग फॉर नन, टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता, दिस इज आयरनी। रियलिटी है कि यस नहीं करता है। Okay, if you waste your time, then you will be separated by the society. Okay, तो यहाँ पे अगर आप टाइम वेस्ट करते हैं तो समाज से आप, समाज आगे निकल जाएगा सोसाइटी, और आप पीछे रह जाओगे। ओके, इट इज द आयरनी। तो ये जो है वो ऐसी रियलिटी, हार्श रियलिटी दिखा ली हो तो उसके लिए आयरनी यूज होता है। यहाँ पे आयरनी हमको दिखाई गई है क्रो के थ्रू। किसके थ्रू? क्रो। ओके, कैसे क्रो के थ्रू आयरनी दिखाई है? तो यहाँ पे जो है वो क्रो एक नेगेटिव सिंबल है। क्या है? नेगेटिव सिंबल। बट ऑथर हमको बताना चाहते हैं कि जिसको हम नेगेटिव मानते हैं वो भी हमारे लिए कभी पॉजिटिव हो सकता है। ओके, देखो यहाँ पे ऑथर के ऊपर जो है स्नो गिरा और ऑथर खुश हो गया, उसका रीजन तो क्रो था ना। अगर क्रो नहीं आया होता तो हेमलॉक ट्री के ऊपर तो वो स्नो था ही, ऑथर तो वहां बैठे थे ही, बट वहां पे कोई मूवमेंट तो होना चाहिए। तो मूवमेंट किसने की? क्रो ने की। उसकी पूरी की पूरी जो कितने सारे डे के टाइम्स थे या फिर डे के मोमेंट्स थे, उसको सेव किसने किया? क्रो ने किया ना, वो शुक करके। तो यहाँ पे क्रो, जिसको हम नेगेटिव मानते हैं, वो भी आपके लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। इट इज द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी कि हम किसी भी चीज को देखे बिना, समझे बिना जज कर बैठते हैं। ओके, तो यहाँ पे कहावत है ना, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। तो ऐसे जो है वो हमको यहाँ पे वो रियलिटी दिखाते हैं बाय द क्रो। ओके, तो आयरनी भी है, और उसके साथ साथ एक न्यू फिगर्स ऑफ स्पीच के जो आपको बहुत ध्यान नहीं रखने, या फिर जो है वो रखो तो अच्छी बात है, जो है एनचेम्पमेंट। कौन सी है?
एंजेममेंट। अब एंजेममेंट का मतलब क्या होता है? एंजेममेंट का मतलब यह होता है कि मान लो पोएम में, खास करके बहुत सारी पोएम में ये एंजेममेंट देखने को मिलता ही है। ओके, एंजेममेंट मतलब क्या कि शायद ये फिगर ऑफ स्पीच आपने पहले नहीं सुनी होगी, या फिर इस एफओएस के बारे में आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मुझे पता है, बट ये ध्यान रखने का। ओके, ध्यान मतलब कि दिमाग में कुछ है नहीं उसमें। ओके, दिमाग में कुछ नहीं, ऐसा नहीं, इसमें कुछ नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो एंजेममेंट मतलब क्या होता है कि आप मान लो कि पोएम में कोई सेंटेंस है, फिर पूरी बात पोएट लिखना चाहता है। ओके, बट उनको अपने राइमिंग सेट करने हैं या फिर उसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसकी वजह से पोएम जो है वो आधा सेंटेंस ऊपर लिखते हैं और आधा सेंटेंस डायरेक्ट नीचे उतार देते हैं। बीच में कोई पंक्चुएशन ऑफ ऐसा कुछ करते नहीं है। ओके, सेंटेंस को तोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सेंटेंस को तोड़ देते हैं। तो ऐसा जब वो करते हैं तो यहाँ पे उसको एंजेबमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंजेबमेंट। देखो यहाँ पे भी यूज हुआ, एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा। देखो, ऑथर पूरा का पूरा सेंटेंस बोलना चाहते हैं पोएट की, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। तो ये पूरा हुआ कि जैसे क्रो ने जो है वो ये ब्रांच मेरे ऊपर वो हिलाई और वो गिरा, वो पूरा सेंटेंस हुआ। बट यहाँ पे उस सेंटेंस को, यहां से देखो, द वे अ क्रो, यहां से उन्होंने काट दिया। ओके, सेंटेंस को खत्म किया। यहां पे कोई पंक्चुएशन है नहीं, यहां पे कोई इंडिकेशन है नहीं, यहां पे कुछ मेंशन है नहीं, सीधा ही जो है वो आधे सेंटेंस को नीचे ले लिया, शुक डाउन ऑन मी। ओके, तो ऐसे जब पूरा सेंटेंस ऊपर, आपको कायदे से अगर लैंग्विस्टिक रीत से देखें तो पूरा सेंटेंस ऊपर लिखना चाहिए, बट यहाँ पे अपना कुछ जो है उन्होंने राइम स्कीम सेट करने के लिए जो है वो आधा ऊपर लिखा है, आधा नीचे लिखा है। तो यहाँ पे कुछ पंक्चुएशन होना चाहिए, बट पंक्चुएशन भी है नहीं, और डायरेक्ट उन्होंने आधा सेंटेंस जो ऊपर लिखना चाहिए वो नीचे उतार दिया है दूसरी पोएम की लाइन के मुताबिक। ओके, तो ये जो है यहाँ पे कि जो बिना पंक्चुएशन के पूरा सेंटेंस जो होना चाहिए उसमें से आधा सेंटेंस नीचे जब पोएट रख देते हैं, ओके, विदाउट एनी काइंड ऑफ इंडिकेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ साइन, एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन, तब यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये एंजेबमेंट है। क्या है? एंजेबमेंट। पता चला? तो इतनी ये 6 फिगर्स ऑफ स्पीच यहां पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज की है हमारे पहले पोएम में, डस्ट ऑफ स्नो में। किसमें? डस्ट ऑफ स्नो में। ओके, तो यहां पे जो है वो सारे के सारे फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने आपको समझाई। इसके अलावा अगर आपको कोई लगती है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट करो और बताओ कि सर ये लाइन में फिगर ऑफ स्पीच क्या है, कि यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। ओके, आप बोल सकते हो कि सर इसमें से ये फिगर ऑफ स्पीच समझ में नहीं है, फिर से समझाओ। ओके, या फिर उसके लिए कुछ करो, तो आई विल पिन यू, आई विल कमेंट यू। ओके, या फिर आई विल आंसर योर कमेंट। तो कुछ भी करके हम जो है आपको इन शॉर्ट सिखा देंगे। ओके, क्योंकि शिक्षा पीठ से जुड़े हो तो जुड़े रहने का मतलब कि साथ में जो है वो हमको ग्रो करना है। क्या करना है? ग्रो। ओके, और शिक्षा मिलेगी कहां से? शिक्षा पीठ में से। तो आने का यहाँ पे सब्सक्राइब करने का। ओके, तो इतने तक आ गए हो। ओके, चलो, आपने सब्सक्राइब भी कर दिया, बहुत अच्छे लोग हो आप, तो आपको कैसे ऐसे छोड़ सकते, बेनिफिट मिलना चाहिए ना, जिसकी वजह से सेकेंड पोएम भी लाया हूं आपके लिए। ओके, जिसमें भी यहाँ पे आपको फिगर्स ऑफ स्पीच सारी की सारी देखने को मिल जाएगी। तो सेकेंड पोएम पे नजर करते हैं, फायर एंड आइस। पोएम का नाम क्या है? फायर एंड आइस। जहां पे हमको रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट सारे के सारे डिबेट कर रहे हैं। आधे बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया है वो फायर की वजह से खत्म होगी, आधे बोल रहे हैं कि दुनिया आइस की वजह से खत्म होगी। बट यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पूछा जाता है कि भाई आप क्या बोलते हैं, फिर नहीं पूछे तो फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह बोल रहा होगा, ढोटा होके, पता नहीं। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमको बोल रहे हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए, मेरा ओपिनियन मांगो, तो मैं फर्स्ट चॉइस मेरी रहेगी फायर। क्या रहेगी? फायर। ओके, और सेकंड आइस जो है उससे भी दुनिया खत्म हो सकती है, मतलब दोनों चीज है, बट फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए कुछ अलग है। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो फायर और आइस को अलग रीत से यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। जो यहाँ पे हमारी फिगर ऑफ स्पीच बनती है, सबसे पहली जो है सिंबोलिज्म। ओके, देखो यहाँ पे भी सिंबोलिज्म आई थी, डस्ट ऑफ स्नो में भी ये तीनों सिंबल्स थे, और यहाँ पे भी पोएट ने सिंबोलिज्म यूज की है। नाम में ही है फायर एंड आइस, ये दोनों जो है वो सिंबल्स है। क्या है? सिंबल। किसके सिंबल है? ओके, ये आप जो है वो कमेंट करोगे मेरे को, कौन कौन से फायर जो है वो किसका सिंबल है, आइस किसका सिंबल है। ओके, और कमेंट में बताओगे, मुझे बताओगे ना, पता है? यस। तो यहाँ पे फायर एंड आइस ये दोनों जो है वो सिंबल्स है। सिंबोलिज्म क्या होता है हमको पता है, कि जिस सिंबल को लेकर पोएट जो है वो कुछ दूसरा मैसेज देना चाहते हैं। ओके, ये है सिंबल। अगर नहीं पता है तो लास्ट तक बने रहो, इसका आंसर लास्ट में दूंगा, और अगर पता है तो फटाफट से अभी वीडियो देखते देखते कमेंट कर देने का। ओके, तो यहाँ पे सिंबलिज्म फायर एंड आइस ये दोनों सिंबल यूज किया, मतलब पहली सिंबलिज्म हुई। दूसरी यहाँ पे भी एलिट्रेशन आती है। क्या आती है? एलिट्रेशन। ओके, जो एलिट्रेशन भी यहाँ पे यूज हुई है। देखो, आप देखोगे, मैंने बताया था ना क्या क्या होता है, तो पहले पहले अल्फाबेट सेम सेम होते हैं इन शॉर्ट।
ओके मतलब रूल ये है कि सेंटेंस में दो से ज्यादा वर्ड्स के कॉन्सोनेंट साउंड सेम होने चाहिए, फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड सेम आने चाहिए, जिसको एलिट्रेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो फेवर फायर, ओके फेवर फायर, तो फर्स्ट आई वुड फेवर फायर, ऐसा कुछ जो है वो सेंटेंस है, मतलब कि एफ एफ रिपीट हुआ, यस हुआ तो एलिट्रेशन हुआ। दूसरा देखो वर्ल्ड विल एंड वर्ल्ड विल फिनिश, ऐसा वर्ड है तो डब्ल्यू डब्ल्यू रिपीट हुआ, यस तो यहाँ पे एलिट्रेशन है, तो यहाँ पे ऐसे एलिट्रेशन का यूज भी हुआ है। थर्ड इज एनाफोरा, ओके ये नहीं आई ना, चलो समझते हैं उसको। तो एनाफोरा, एनाफोरा का मतलब क्या होता है, ये भी जुड़ी है रिपीट के साथ। देखो हमने अभी मेटाफर में किया था ना कि सिमिली और मेटाफर, ये दोनों जो है वो यूज किसके लिए होते हैं, तो कोई भी चीज का कंपैरिजन करने के लिए। वैसे यहाँ पे एलिट्रेशन है, दूसरी एक रिपीटेशन है जो अब आगे आएगी तब मैं समझाऊंगा। और अगर किसी को पता है कि रिपीटेशन क्या होता है, ओके तो कमेंट में जो है वो बताओ कि क्या होता है। तो एलिट्रेशन, ओके ये भी रिपीट रिपीट दिखाती है, बट क्या पहले पहले कॉन्सोनेंट, ओके। रिपीटेशन जो है उसमें क्या होता है, उसमें वर्ड्स का रिपीटेशन हुआ होता है, सेंटेंस में एक ही वर्ड दो तीन बार रिपीट हुआ होता है, जिसको रिपीटेशन बोलते हैं। और तीसरा है एनाफोरा, ये भी रिपीटेशन दिखाता है, क्या दिखाता है, रिपीटेशन, बट किसका, ये जो है वो पहला जो है वो यहाँ पे वर्ड्स का है, दूसरा रिपीटेशन सेंटेंस का, सॉरी पहला जो है वो है अल्फाबेट का, दूसरा जो है वो है वर्ड्स का रिपीटेशन, और तीसरा यहाँ पे जो है वो आप पूरा पैराग्राफ एनालाइज करो, एनाफोरा में पूरा पैराग्राफ एनालाइज करो तो आपको दो तीन लाइन जो है वो सेम वर्ड से, सेम स्टार्टिंग वर्ड से, सेम इनिशियल वर्ड से स्टार्ट होती हुई दिखेगी। ओके जब भी कभी आपको पैराग्राफ में दो तीन लाइन सेम इनिशियल वर्ड से स्टार्ट होती हुई दिखे, ओके या फिर सेंटेंस से स्टार्ट होते हुए दिखे सेम वर्ड से, तो यहाँ पे एनाफोरा का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, एनाफोरा का। और ओके एनाफोरा मींस क्या होता है कि स्टार्ट द लाइंस विद सेम वर्ड। देखो तो यहाँ पे ये रिपीट हुआ है, सम से दो बार आता है, ओके सम सेज द वर्ल्ड विल एंड विद फायर, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड विद आइस, ओके वर्ल्ड विल एंड विद आइस। तो ऐसा आता है ना कि कोई कह रहे हैं कोई कह रहे हैं, दो बार आया सम से, तो ऐसे दोनों लाइन जो है उसके स्टार्टिंग के इनिशियल वर्ड्स जो है वो सेम है, इनिशियल वर्ड्स जो है वो एक ही है। तो यहाँ पे इसके लिए आई एनाफोरा, क्या आई एनाफोरा, ओके एनाफोरा मतलब क्या कि आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग के वर्ड दो तीन सेंटेंस के सेम होने चाहिए, जिसको एनाफोरा बोलते हैं। जो भी यहाँ पे रिपीट हुआ है मतलब कि ये फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ पे है, ओके ये भी बहुत पूछी नहीं जाती है, बट हमको पता होना चाहिए, शायद पूछी गई तो हमारा फायदा हो जाएगा क्योंकि इजी है, ओके। और उसके बाद इसमें भी इमेजरी है, क्या है, इमेजरी। अब इमेजरी क्या है अच्छे से पता है हमको कि जो डिस्क्रिप्शन हमारे दिमाग में उसकी इमेजिनेशन, उसकी पिक्चर, उसकी इमेज क्रिएट करता है उसको इमेजरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजरी। तो सेम इमेजरी यहाँ पे भी है, कैसे देखो बोलते हैं ऑथर के, द वर्ल्ड विल एंड विद फायर। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में आता है कि यस दुनिया गर्म हो रही है, पूरा आग का गोला बन गया और फायर आ गई, ओके। या फिर हार्दिक सर के जो है वो डिस्क्रिप्शन से भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ ऐसे दुनिया हो रही है, ओके बुलबुल। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ओके वो इमेजरी है। क्या है, इमेजरी की ये इससे। दूसरा हुआ कि द वर्ल्ड विल एंड विद आइस, तो हमारे दिमाग में आता है कि यार दुनिया बहुत ठंडी हो रही है, फिर पूरा का पूरा बर्फ का गोला बन रहा है, यहाँ पे फायर है तो आग का गोला बन रहा है, ऐसे करके एंड होगी। ऐसा कुछ इमेजिनेशन क्रिएट होता है दिमाग में, ऐसी कुछ इमेज आती है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस से हमको पता चलता है कि इमेजरी भी पोएट ने यूज की है, ओके। तो ये जो है वो यहाँ पे हो गई आपकी दोनों पोएम्स की फिगर्स ऑफ स्पीच, ओके। डस्ट ऑफ स्नो में 6 है और फायर एंड आइस में 4 है, मतलब देखो रिपीट होती है बट यहाँ पे अलग अलग पोएम वाइज देखें तो इसमें 6 याद रखनी है, इसमें 4 याद रखनी है। ये हो गया आपका दो पोएम की फिगर्स ऑफ स्पीच, ओके जो यहाँ पे यूज हुई है आपके लिए बहुत अच्छे से, या फिर शॉर्ट में या फिर कहे तो टू द पॉइंट आपके सामने रखने की कोशिश की है, जिसमें से आपको पोएम में भी पूरी की पूरी एफओएसएस मिल जाए सारी की सारी, और जो एफओएस यहाँ पे हमने ली है उसको डिस्कस भी कर सके, तो उसका आपको मीनिंग या फिर उसका यूज भी पता चल सके, ओके। तो पूरा का पूरा उसके डेफिनेशन जो है वो लेने की ट्राई की है, उसका यूज और उसके साथ साथ पोएम में कहाँ यूज हुआ है सब कुछ जो है वो लेने की ट्राई की है मैंने, आपको समझ करके एक साथ जो है वो सब कुछ देने की ट्राई की है, ओके। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो में से जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि वो भी तैयारी कर पाए, ओके। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करो और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने का, ओके। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सारी मेहनत करनी है आपको और हमको दोनों को। आपको जितनी करनी, आपको क्या करना है मेहनत में, तो आंखें खुले रख के, कान खुले रख के, दिमाग खुले रख के और फोन खुला रख के वीडियो देखना है।
ओके और थोड़ी थोड़ी जो है वो अपनी उंगलियों को थोड़ी थोड़ी जो है वो थोड़ी थोड़ी दिक्कत देनी है और उसके साथ सब्सक्राइब कर देना है। ओके एकदम ढीले हाथों से मस्त, फोन को कुछ नुकसान ना हो ऐसे। ओके तो दूसरी बार देखोगे ना तो ऐसे सब कुछ करने का, सब्सक्राइब करने का, ओके चैनल को शिक्षापीठ के साथ जुड़े रहने का। तो ऐसी वीडियो आपके लिए बनती रहे एक नंबर। क्यों? क्योंकि सारी की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मतलब कि शिक्षापीठ आ जाने का यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि इंग्लिश। ओके एवरी सब्जेक्ट विल बी हियर फॉर यू। ओके तो क्या करने का, सॉल्व इट with Shikshapit. Every problem will be solved in Shikshapit. Okay, so stay शिक्षित with Shikshapit. अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बनाने वाला हूँ टाइगर इन द जू की। ओके और उसके साथ साथ मैं लेने वाला हूँ हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल। ओके उसके बाद बॉल पोएम, अमेंडा सब करने वाले हैं। ओके तो धीरे धीरे करते करते न्यू वीडियोस मिलेंगे आपको। ओके इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और उसके साथ साथ इसको दिमाग में बिठा लेने का, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गुड बाय।